नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं yourguruji.com में। तो जैसा कि थंबनेल से ही आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा ठीक रहे है हैं। ना। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया वो यस सर आ ऊपर गया। नीचे कैसे है ना। तो यस ये सर। फंक्शनैलिटी क्लियर हो जानी चाहिए। ये कोड तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या महत्व है, ठीक है, इन फील्ड्स का क्या महत्व है। तो जितनी वैल्यू आप अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो उतनी आप दे सकते हो। ठीक है, चलो भाई ब्रेक लें यहाँ पे एक 10 मिनट का। ठीक है, आप लोग पानी वगैरह पियो, चाय वगैरह पियो, लंच वगैरह कीजिए और मिलते हैं हम लोग 10 मिनट में। ओके, यस सर। चलिए। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज से कहाँ से मिल रही है, इसकी क्लास से। यहाँ पे ने एम्प्लॉय को उनको एम्प्लॉय से जोड़ दिया ना, तो जो एम्प्लॉय के अंदर मेंबर हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गए। फाइन। और साथ में यहाँ पे दो मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन कभी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनते हैं। मेंबर फंक्शन कभी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन हमेशा अलग से बनते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंबर बने, मेंबर फंक्शन बने। मेंबर फंक्शन एक ही होते हैं जिन्हें सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो मेंबर फंक्शन बनेंगे आपके कहीं पे भी मेमोरी में। ठीक है, तो पहले का नाम क्या है, सेट डेटा। वाइड से डाटा। जी, तो बिल्कुल सही, इसका नाम है वॉइड सेट डाटा। ठीक है, और ये तीन वैल्यू ले रहा है। ठीक है, एक ईआईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक सैलरी के लिए। ठीक है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपका वॉइड डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा। ठीक है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। फाइन, तो देखो सर ये अब तो तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है ना, एक स्ट्रक्चर है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब आप ऑब्जेक्ट में आपको जो भी चीजें चाहिए ना, जैसे आपको ऑब्जेक्ट में क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐड करना है ना, ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे एम्प्लॉय वन को कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले, तो बताइए मैं कहाँ चेंज करूंगा। सर यहाँ पे जो गेट डेटा होता है वहाँ तो चेंज करेंगे सर, वहाँ पे चेंज अरे करेंगे कि यहाँ पे? यहाँ पे चेंज करूंगा तो क्या यहाँ पे चेंज करने से मुझे क्या इसमें ऑब्जेक्ट में क्या ऐड हो जाएगा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर। वहाँ पे भी वहाँ पे चेंज करेंगे, डिस्प्ले में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फिर AMP1 में चेंज करना पड़ेगा, तीन जगह पे चेंज करना पड़ेगा। कैसे मैं, चलो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है ऐसे। ठीक है, चलो मैंने दे दिया यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नंबर एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैंने चलो यहाँ पे भी दे दिया, सेट डेटा में भी दे दिया मैंने यहाँ पे। चलो स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ इसे। ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे। डिस्प्ले डेटा में नो सर, यहाँ नहीं पे होगा। डिस्प्ले डाटा में डालना पड़ेगा। जी, डिस्प्ले डेटा में चेंज करना पड़ेगा। डिस्प्ले डेटा में और तो नहीं डिस्प्ले डेटा में क्या डालूंगा, बताइए मैं क्या करूंगा। सर सेट डाटा में भी जी, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सर। अरे बालकों, पहले प्रॉपर्टी में क्लास ऐड करना क्लास होगा एम्प्लॉय। सबसे पहले यहाँ पे। यस प्रॉपर्टी में यस ऐड करना होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तुम लोग तो बिल्कुल क्लास के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलेगा तभी तो जो वैल्यू सी भेज रहे हो किसको किसको असाइन करोगे, किसको असाइन करोगे, इसकी वैल्यू बताओ जरा। कॉन्टैक्ट को सर, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को, तो कॉन्टैक्ट तो मैंने अब बनाया है ना। आप लोग तो कह रहे हो यहाँ बदलो यहाँ बदलो। पहला काम वही होगा सर। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी।
जब ये प्रॉपर्टी क्लास में बनेगी तभी तो इसी को देख के तो ऑब्जेक्ट बनता है भाई। ठीक है, वैल्यू असाइन तो आप कर दोगे इसको, बड़ी जो वैल्यू आप यहाँ से भेज रहे हो ये किसको असाइन होगी यहाँ पे? जब तो कोई मेंबर नहीं होगा यहाँ पे, कैसे असाइन करोगे? तो यहाँ पे आपको मेंबर बनाना होगा ना एक। ठीक है, यस सर। तो क्लास में भाई, क्लास में आपको एक नया डेटा मेंबर बनाना होगा, तब जाके ये प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट नाम की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, तब जाके इसे वैल्यू असाइन कर पाओगे। अगर ये है ही नहीं यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगी ही नहीं। तो ये वैल्यू जो असाइन कर रहे हो आप इस फंक्शन के थ्रू, ये किस वेरिएबल को दोगे? वो वेरिएबल तो यहाँ होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट के अंदर। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझे अभी भी? सर बिना क्लास में किए हुए ऐसे रन करेंगे तो एरर दे देगा सर। जी बिना क्लास हाँ में जी, डिक्लेयर किए हुए ऐसे करेंगे तो एरर दे बिना देगा। बिना क्लास, चलो बिना क्लास में डिक्लेयर हमने नहीं किया, चलो बिल्कुल सही बोला आपने, हमने नहीं किया ऐसे। ओके, देन हम इसको फोन नंबर दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हो ना सेट डेटा को? ठीक है, यस सर। फोन नंबर सी को मिल गया। ओके, यस तो फोन नंबर इसी के पास रह जाएगा, फोन नंबर कहीं जाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट में सेट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू अवेलेबल है, कोई एरर नहीं सर। देगा, बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। ठीक है, बट आपके ऑब्जेक्ट को ये कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर को होल्ड करने के लिए आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। यस सर। ठीक है, लेकिन तो प्रोग्राम चलेगा डिस्प्ले, सर। प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम चलने में क्या दिक्कत है? फंक्शन को 4 आर्गुमेंट चाहिए, आप जितने आर्गुमेंट चाहिए आपने उतने यहाँ से पास कर दिए, क्या दिक्कत है? चलेगा, बट इसको भेजने कोई फायदा है यहाँ पे? नहीं नो सर। भाई पुराने रूल्स मत भूलो भाई, पुराने रूल्स मैंने क्या बताया था फंक्शन के, कि जितने आर्गुमेंट है उतनी वैल्यू यहाँ से देनी होगी, बस यही तो रूल है। वैल्यू दोगे फंक्शन काम खत्म। ठीक है, अब इस वैल्यू को तुम आगे यूज कर रहे हो कि क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, फंक्शन तो कॉल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बट ये वैल्यू यस सर। ऑब्जेक्ट तक भी तो पहुंचानी है, ये ऑब्जेक्ट तक भी तो पहुंचानी है। ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना है तो ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल तो होना भी चाहिए जो इस वैल्यू को होल्ड करेगा, उसमें वो वेरिएबल है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? यस सर। ठीक है, आए ना? तो एक एग्जाम्पल दी, समझ में आया ना आप लोगों को? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो इतना कुछ समझ में आ गया। तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चाहिए फिलहाल मुझे। ठीक है, चलिए बाकी सारा काम यहाँ पे इसकी जरूरत भी नहीं है मुझे। यहाँ पे कंपाइल करते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भाई किसी को कोई समस्या, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो पूछ लीजिए अभी भी आप लोग। चलिए, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे देखता हूँ मैं जरा आगे क्या है कंटेंट। तो ये क्लासेस के बारे में स्नैपशॉट आप लोग लेते रहते हो ना? ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। तो वी नो दैट मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाइड। ओके, जब आप क्लास बनाते हो तो आपके ऑब्जेक्ट को वैल्यू नहीं मिलती है, जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे देन ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिलेगी। दिस इज पार्शियली ट्रू। ओके, ये पार्शियली ट्रू है। अब देखो एक्चुअली है क्या मतलब, लिखा एक्चुअली द मेंबर फंक्शंस आर क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द मेमोरी स्पेस ओनली व्हेन दे आर डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ क्लास स्पेसिफिकेशन। जैसे आप क्लास बनाते हो ना, तो जितने भी फंक्शंस आपने क्लास के अंदर बनाया है ना, वो मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन होती है, बट फंक्शंस बेसिकली ऑब्जेक्ट मेंबर पे काम करते हैं ना, तो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस है ना, वो क्लास के साथ ही मेमोरी में लोड हो जाते हैं। फाइन, देन आगे क्या लिखा है, सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट क्लास यूज द सेम मेंबर फंक्शन सो नो सेपरेट स्पेस इज एलोकेटेड फॉर द मेंबर फंक्शन। कहने का मतलब है सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के पार्ट है, सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइप ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनता है, मेमोरी में एक ही फंक्शन बनता है और सारे ऑब्जेक्ट उसी फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है ना? चलिए
अब लिखा when the objects are created only the space of the member variable is allocated separately for each object, है ना। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके जो मेंबर फंक्शंस होते हैं ना, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको मेमोरी एलोकेट होती है ना। तो अगर हम अपना प्रोग्राम देखें यहाँ पे, ओके, देखो ये क्लास है, इसमें कुछ मेंबर हैं, मेंबर वेरिएबल हैं, ठीक है, और ये फंक्शंस हैं। तो जैसे आपका प्रोग्राम रन होगा ना, सबसे पहले आपका क्लास लोड हो जाएगा और इन मेंबर वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाएगी, ये मेमोरी में चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है ना। और ये जो फील्ड्स है ना, इनको वैल्यू कब असाइन होगी, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, है ना। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट में कितने मेंबर्स हैं, इतने सारे मेंबर्स की तरह बन रहे हैं ना, तो इनको मेमोरी तब असाइन होगी। बट जो आपके फंक्शंस हैं ये मेमोरी में लोड हो जाते हैं, फाइन। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी, ठीक है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट के अंदर इनकी अलग अलग कॉपी बनती है, ठीक है। तो EMP1 के पास भी अपना एक EID होगा, EMP2 के पास अपना EID होगा, EMP3 के पास अपना EID होगा, बट ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सब इन कॉमन फंक्शंस को ही यूज करते हैं। when the holes are full of potholes and I could have lost my life and actually the government won't get that. The government can तो दे दिया, ठीक है, सेट डेटा इसको दे दिया हमने 100 और 150 है, तो दोनों को असाइन कर दिया आपने वैल्यू, दो ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी में रेडी हो गए। तो पहला R1 एक ऐसे रेक्टेंगल को पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी लेंथ है 12 और विड्थ है 13, ठीक है। दूसरा आपका R2 ऐसे रेक्टेंगल को पॉइंट कर रहा है जिसकी लेंथ है 100 और विड्थ है 150, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल तो तैयार हो गए आपके। अब रेक्टेंगल पे हमें क्या करना है, एरिया प्रिंट करना है और पैरामीटर। तो लेकर मैंने यहाँ पे R1 डॉट प्रिंट एरिया, आपको R1 का एरिया मिल जाएगा, एंड R2 डॉट प्रिंट पैरामीटर। तो देखो एरिया में R1 का कंप्यूट कर रहा हूँ और पैरामीटर में है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी कि सारी चीजें कॉल डिस्प्ले करनी तो पड़ेंगी। जरूरी नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पहले प्रिंट एरिया और प्रिंट पैरा का फंक्शन का यूज कर लिए हैं। हाँ ये कर तो लिया यहाँ पे, ये हमको लेंथ और विड्थ तो देनी होगी ना रेक्टेंगल की। ये सर वो जी जी जी, क्या बोल रहे हैं, बोलिए सर, मेरा कहना है सर कि जैसे इससे पहले वाले में वो डिस्प्ले डेटा था सर। जी जी जी, वो तो अपने मन से है ना। यहाँ पे आपको अगर तो लगता है कि भैया मैंने क्या लेंथ विड्थ दी है ये मुझे देखनी चाहिए, तो उसके लिए बना लो, ठीक है। अगर आपको देखना हो कि मैंने भैया अपने रेक्टेंगल को लेंथ विड्थ क्या दे रखी है, तो उसके लिए बना लो डिस्प्ले लेंथ विड्थ। यस सर, अभी तो सर जरूरी है नहीं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको लगता है जरूरत आप बना लो। यस ठीक है, यस ठीक है। अब रन करो आप, और जस्ट यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, रन करो। BREADTH और भी गलत होगा, ठीक है, जो भी है चला देते अब, ठीक है ना। तो 156 हो गया पहले का रेक्टेंगल एरिया, दूसरे का 500 हो गया। समझ रहे ना बात को। तो इतना सिंपल सा टास्क है भाई यहाँ पे। तो आप लोगों को एक आपने रेक्टेंगल नाम के एक डेटा टाइप बना दिया आपने, और आपने खुद उसका एरिया कंप्यूट कर लिया। तो समझ में आ रही बात आपको यहाँ पे कैसे हम काम करते हैं सी में। तो आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बनाना है, आप उसको बना सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। रेक्टेंगल ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया मेरे मेंबर फंक्शन।
और ये हो गए मेरे मेंबर वेरिएबल। ठीक है, तो मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, बोलिए। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही, प्लीज बोले आपकी सर आवाज कि साफ नहीं। R1 R2। हेलो सर, जी बोलिए अब आवाज बोलिए। आ रही है? जी आ रही है, सर बोलिए। जो नीचे लिखे हुए ना, प्रिंट एरिया प्रिंट पैरा, ये अगर नहीं वहां से तो डायरेक्ट प्रिंट हो ना सकता है सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस मतलब कि फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाँ क्या बोलते पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरा ऑफ रेक्टेंगल, जी यहाँ जी, से डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता है सर। कैसे डायरेक्टली कैसे प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा? तब अगर आप तब अपना खुद का लॉजिक लगाओ, तब आपका रेक्टेंगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। आप यहाँ पे फिर कोई यहाँ तो फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे दो वैल्यू आप यहाँ पे लेके अगर तो वो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनेगा, वो तो आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट सर क्रिएट यहाँ किया से मेमोरी में। सेट डेटा से हम यहाँ पे नंबर भेज रहे हैं सर, तो वहाँ पे तो जाके कैलकुलेट होगा ना सर, ऊपर वाइट पैरा जी और ये क्या बोलते प्रिंट एरिया में, प्रिंट एरिया में वहाँ से हाँ फिर तो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा सर। यहाँ बिल्कुल हो जाएगा। डिस्प्ले करना यही से डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? यहीं पे जब आप सर तो प्रिंट फिर एरिया कॉल करो यहाँ तो यही। नीचे जी प्रिंट एरिया, इसका क्या काम है सर? प्रिंट एरिया भाई, प्रिंट पैरा, अरे इसका क्या भाई, काम है? अरे भाई, इसका इसका क्या काम है? ये कैसे प्रिंट, इसको कहीं कॉल किया आपने कहीं पे भी, कैसे प्रिंट होगा? बिना कॉल किए फंक्शन चल जाता है? यस समझ गया, हम यही ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे ध्यान दो भाई, कॉल भी तो करना है, ये तो बॉडी बनी हुई है भाई, जब तक बुलाओगे नहीं आएंगे थोड़ी। यस सर। तो रेक्टेंगल पे प्रिंट एरिया कॉल कर रहा है, रेक्टेंगल 2 पे प्रिंट पैरामीटर कॉल कर रहा है। समझे थे बात को? दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में। जी बोलिए। सर लाइन 30 और 31 को स्वैप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रिंट एरिया पहले इसका, तो पहले इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। कोई सीक्वेंस थोड़ी मैटर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कहीं पे भी कॉल कर दो, बट याद रहे आधी प्रिंट करना। यस सर। ठीक है ना, ये वैल्यू सेट नहीं होगी, सीधे प्रिंट कॉल कर दोगे तो क्या आ जाएगा वहां पे? गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए फाइन। तो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको आउटपुट लिखाना है ना, उस ऑर्डर में आप प्रिंट स्टेटमेंट दोगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तो फंक्शन जो पहले लिखता है पहले प्रिंट होता है ना। तो मेन में पहले क्या प्रिंट हो रहा है? प्रिंट पैरा, तो ये पहले चलेगा। R2 का पैरामीटर पहले प्रिंट होगा, R1 का प्रिंट एरिया बाद में प्रिंट होगा। ठीक है, तो मेमोरी में आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो रेक्टेंगुलर टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। ओके, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एक कार के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कार के बारे में। ठीक है, तो कार के बारे में डिटेल मुझे स्टोर करनी है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है कार में? कार का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है। सर कार का कंपनी और कार का नंबर क्या है ना। अब देखो, अब क्लास का ये फायदा हो गया, आप अपने दुनिया में कोई भी चीज देख लो, आप उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। आप कुछ भी देख लो, रियल वर्ल्ड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है ना, तो उसका मॉडल आप यहाँ पे बना के रख सकते हो, और उस मॉडल का डेटा आप स्टोर कर सकते हो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, कस्टमर की बात करो तो कस्टमर का क्लास बन जाएगा ना। ठीक है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कस्टमर का डेटा भी रख लेंगे। अगर मुझे 100 कस्टमर चाहिए तो मैं यहाँ पे एरे बना लूंगा रेक्टेंगल का, और 100 ऑब्जेक्ट प्लस प्लस उसका मॉडल आप यहाँ बना सकते हो। आप किसी भी चीज को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका मॉडल बना सकते हो क्लास के फॉर्म में। बस आपको बताना क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी होती हैं, मतलब उसके डेटा नंबर बताने होते हैं, और क्या क्या फंक्शनलिटी चाहते हो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो समझ में आ रहा है क्लास का इंपॉर्टेंस?
यस ठीक है। अब जब टेबल के बारे में बना, आप टेबल नाम का क्लास बनाओगे यहाँ पे, क्यों? मुझे टेबल दिखा अपने अगल बगल तो मैंने टेबल ले लिया। ओके, अब टेबल में क्या क्या होगा भाई, कितनी टांगे हैं टेबल की, नंबर ऑफ फुट है ना, उसके यस टेबल सर। का ऊपर का एरिया कितना है कि नहीं, तो पूरा डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। तो टेबल हाइट का भी ऑब्वियस आपकी सर दे मेमोरी में सर। बन जाएगा। बिल्कुल, हाइट विड्थ दे सकते हो, लेंथ दे सकते हो उसके ऊपर की, है ना, नंबर ऑफ फुट्स दे सकते हो यहाँ पे, उसका शेप क्या है, सर्कल है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है ना। तो वो सब यस आप किसी भी चीज को अब सी में बना सकते हो, C++ में उसका मॉडल बना सकते हो, और मॉडल बनाने के बाद आप उसका सारा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। ये फायदा है यहाँ पे क्लासेस का। ठीक है, आपको बुक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप एक बुक को उठा लो अपने हाथ में और सोचो भाई उस बुक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जितनी बुक की प्रॉपर्टी होगी उतने डेटा मेंबर आप बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, और उस बुक पे आप क्या क्या फंक्शनलिटी देना चाहते हो, है ना, बुक में क्या क्या बताएगा, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसका ऑथर कौन है ना। यस ठीक है, ये सब चीजें है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वैसे ऑथर उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, और बुक पे मेथड क्या क्या दे सकते हो आप, हम उसे रीड कर सकते हैं, हम उसे सेल कर सकते हैं, हम उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका मन, ठीक है ना, तो बस इसी तरीके से बनते हैं आपके क्लासेस। तो थोड़ा सा आइडिया लगा क्लासेस का आज। यस सर। ठीक है, अब बस सर यहाँ पे, जी बोलिए। सर यहाँ पर यूजर से इनपुट भी तो करा सकते हैं ना? अब बिल्कुल कराइए, अभी मैंने आपको यूजर से इनपुट लेना बताया ही नहीं है। जहाँ पे आप ये R1 R2 लेंथ विड्थ पास कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करो, नाम का, ठीक है, एक नाम का, ठीक है ना। मैं उसको सी के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे या फिर हम ऐसे करेंगे, सी इन, यहाँ पे सी इन होता है इनपुट देने के लिए। लेंथ को मैंने इनपुट ले लिया और ऐसे मैंने विड्थ को इनपुट ले लिया ना इनपुट। यहाँ पे तो दो वेरिएबल है लेंथ विड्थ नाम के, इन्हें इनपुट ले लिया और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, लेंथ पास कर देंगे, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, विड्थ पास कर देंगे। ठीक है, या फिर जो भी आपको पास करना है, लेंथ और विड्थ, ऐसे। ठीक है ना, तो इस केस में तो दोनों को कॉमन लेंथ विड्थ मिल जाएगी। अगर आप डिफरेंट चाहते हो तो इसे कॉपी करो, जस्ट मिनट, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे पहले मैसेज कर दो, आउट एंटर लेंथ एंड विड्थ। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि नहीं। इसको दोबारा कॉपी कर लेते तो पहले रेक्टेंगल के लिए है, उसके बाद वो दूसरे रेक्टेंगल के लिए है। तो सी इन होता है यहाँ पे, सी इन में देखो एरो बदल जाते हैं, दिख रहा है आप? यस बस ठीक है, अब आप इसे चलाओ। आप यूजर से इनपुट ले लिया आपने। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे रन, REC स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक, ओ सॉरी, ये टेबल हो गया भाई ये तो। यस सर, ये छूट गया है सर। कोई बात नहीं, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, चाहे कोई गलती हो तो बाद बाकी तो चला के देखते हैं इसे। ओके, एंटर लेंथ एंड विड्थ 12 एंड 24। ठीक है, दूसरे के लिए मांग रहा है 23 एंड 45। आ गया आउटपुट आपका उसके अकॉर्डिंग। ठीक है मैम। यस सर। यस सर। तो बस ये फंक्शन है हमारा सी इन वेरिएबल बना लो, उन वेरिएबल को ऐसे पास कर दो। तो पहले कोई परसेंटेज एस परसेंटेज डी कुछ नहीं लगाना आपको यहाँ पे। जिस स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस नहीं किया था, मैंने 15 मिनट बाद क्लास शुरू किया आज। सर वो जो ब्लैक वाला था ना सर, वो थोड़ा सा खाली बता। क्या चीज पूछिए। अच्छा, ब्लैक वाला शुरुआत में जो था, अरे कुछ नहीं, मैंने तो वहाँ पे इनपुट कराई थी वैल्यू। अब वो तो एग्जाम्पल भी मेरे पास नहीं है। हम लोग जब खत्म हो जाता है तब पूछते हो एग्जाम्पल, उसको तो मैंने ओवरराइड कर दिया।
एग्जाम्पल नहीं सर, वो सर जो सबसे पहले सर जो स्टार्ट किए थे ना, जो कि बता रहे थे, पाथ उस दे रहे थे सर। रिटर्न 9 और रिटर्न 0 के बारे में जब बता रहे थे ना सर, उसी समय से। अरे वो भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं ना यहाँ से, वो हमेशा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस वैल्यू से जज कर लेता है, ठीक है, कि आपका फंक्शन सक्सेसफुली चला है कि नहीं चला है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, इसी प्रोग्राम को हम कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। तो देखो ये पूरा जब सक्सेसफुली चल जाएगा तो रिटर्न क्या कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना कमांड लाइन से भी चल जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए सेव कहाँ पे है, ये इस जगह पे सेव है, ctp proc.cpp। ओके, तो मैंने कमांड लाइन ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ए नाम की फाइल बनी होगी वैसे, तो मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे जा रहा हूँ, ये अपनी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आती है तो फिर शांत हो जाया करो आप लोग। चलिए, तो ठीक है, यहाँ पे dir कमांड चलाया तो ए नाम की फाइल, ठीक है, तो मैंने रन किया ये आउटपुट मांगेगा आपसे हेलो। अच्छा, ये हेलो वर्ड का है, ये दोबारा रन करना होगा G++ और फाइल का नाम क्या है इसका, टेस्ट के नाम से। ठीक है, ये आपकी फाइल हो गई कंपाइल। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, लिखा मैंने यहाँ पे ए, ठीक है, एंटर द लेंथ एंड विड्थ, तो जो मांग रहे थे ना वहां से, तो आप कमांड लाइन से रन कर सकते हो। मैंने कहा 12 एंड 13, सेकंड की 23 एंड 34, और ये मिल गया आपको आउटपुट। ओके, अगर जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है ना, तो यहाँ पे आपका जो ये ब्लैक विंडो है ना, इसका एक वेरिएबल होता है, उसका नाम होता है एरर लेवल। तो मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो डॉस विंडो में ना अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी होती है, हम इको फंक्शन यूज करते हैं, इको। ठीक है, और ये कहते हैं परसेंटेज एरर लेवल परसेंटेज। तो ये बेसिकली बताता है कि लास्ट में जो आपने प्रोग्राम रन कराया ना आपने, उस प्रोग्राम ने क्या रिटर्न किया है। तो जो रिटर्न वैल्यू आपको देखनी होती है ना, इस वेरिएबल के अंदर आ जाती है, एरर लेवल के अंदर। आप देखोगे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली चल गया था। ठीक है, इस प्रोग्राम ने क्या किया, आपको 0 आखिरी में रिटर्न कर दिया, जिससे आप चेक कर सकते हो इस एरर लेवल नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये ब्लैक विंडो का वेरिएबल होता है, ये कमांड लाइन का। और 9 सर किस चीज के लिए दिए थे सर? अगर मतलब मैं अपने मन से मैंने दे दिया था, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से जो वैल्यू भेजते हो ना, आप यहाँ पे गेट कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये आपके, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ओएस से मुझे वैल्यू मिलेगी 9, इसका मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, अगर वहां पे ओएस में कोई इश्यू आ गया तो मैं वहां से रिटर्न करा दूंगा 7 का मतलब कुछ और मतलब है कि अपडेशन में गलती आ गई। रिटर्न करा दिया मैंने 3, मतलब डिलीशन में गलती आ गई, है ना। तो इस तरीके से मैं, हाँ, मैं अलग अलग एरर लेवल पास कर सकता हूँ। ठीक है, उसके मायने मुझे डिसाइड करने होते हैं। अभी इसका मतलब 0 का मतलब सब कुछ ऑल इज वेल। तो अगर आपको यहाँ पे 0 मिल गया, देखो आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आया ना। नहीं सर, आपको 0 मिल गया मतलब आपका कोड यहाँ तक पहुंच गया था, तभी तो उसने रिटर्न 0 किया। रिटर्न 0 का मतलब ऑल इज वेल, सब कुछ सही से चल गया। ठीक है, यस सर। एक डाउट और है सर। जी पूछिए। ये जो सर वहाँ पर नेम स्पेस std लिखे हैं सर, उसका सर बता। देखो यहाँ पे ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक रियल एग्जाम्पल देता है। मैंने कहा हमारे घर में क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है कि नहीं होता है। स्टोर रूम में क्या होता है, बहुत सारे टूल बॉक्स होते हैं। हर टूल बॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप का सामान, जब बिजली के उपकरण आपने बिजली वाले टूल बॉक्स में रखे हैं, पानी से रिलेटेड उपकरण आपने पानी वाले टूल बॉक्स में रखे हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका जो स्टोर रूम है ना, ये है आपका क्या, ये नेम स्पेस। सारी की सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर, समझ लो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं।
तो जब तक आप इस फोल्डर को अपने प्रोग्राम में लेके नहीं आओगे ना, उसके अंदर की फाइलें आपको नहीं मिलेंगी। तो जब तक आप स्टोर रूम में नहीं जाओगे ना, आपको टूल बॉक्स नहीं मिलेंगे ना। तो ये हेडर फाइल्स सब टूल बॉक्स है। इन हेडर फाइल्स के अंदर होते क्या है, आपके फंक्शंस के डिक्लेरेशन। तो आपको सी आउट और सी इन यूज करना था ना, तो उसके लिए मैंने आयोस्ट्रीम को यूज किया। आयोस्ट्रीम कहाँ पे है, इस एसटीडी के अंदर। अगर मैं एसटीडी को ओपन नहीं करूंगा तो मैं आयोस्ट्रीम तक नहीं पहुंचूंगा, और आयोस्ट्रीम को अगर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तो मैं अपने सी आउट फंक्शन तक नहीं पहुंचूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे अपनी लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी उसको प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की अलग, बीटेक मैकेनिकल की बुक्स अलग, फिर आप बीटेक सेक्शन में गए कंप्यूटर साइंस में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक अलग अलग। तो यही फायदा होता है इसका कि आपको जो सेम टाइप के फंक्शन आपको एक जगह पे मिल जाए, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम स्पेसेस बनाते हैं और उसके अंदर अपनी हेडर फाइल्स बनाते हैं, और हर हेडर फाइल में सेम फंक्शनैलिटी के फंक्शन। जैसे आईओ स्ट्रीम में क्या होता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये सर ये जैसे सर हाँ, उसमें सी में जैसे stdio.h था तो वैसे वहाँ सर। भाई वो इन्वायरमेंट ही अलग है, वो सॉफ्टवेयर ही अलग है। टर्बो सी ना, टर्बो सी सॉफ्टवेयर ही लगा। टर्बो सी नेम स्पेस का कंसेप्ट यूज नहीं करता है, नेम स्पेस का कंसेप्ट बाद में आया था। ठीक है। अब ये यस। आप जावा वगैरह आपने पढ़ा नहीं होगा अभी। नहीं सर। जावा में जो पैकेज होता है ना, पैकेज है वो यहाँ पे नेम स्पेसेस होते हैं। पैकेज के अंदर फाइल्स होती है, फाइल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये है मेरा फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स है, और हर फाइल्स के अंदर क्या है, फंक्शंस है। ठीक है। तो इसलिए इसको यस सर। इंक्लूड करना पड़ता है नेम स्पेस को। ये कंटेनर होता है एक। ठीक है। अभी आप और पढ़ते रहो, आगे समझ में आएगा जी, पूछिए और। ये सर ये आई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है सर, ये उसी तरह का एक हेडर फाइल की तरह ही हाँ, काम करता है सर। जी जी जी, आईओ स्ट्रीम। अगर हम इसको टर्बो सी में यूज करें तो डॉट एच लगता है वहाँ पे, यहाँ पे डॉट एच नहीं लगता है। ये बस यहाँ इस एनवायरनमेंट का सिंटैक्स है, उसका टेंशन मत लो बदल क्यों गया, है ना। एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ सिंटैक्स तो बदल जाते हैं ना, तो यस सर। सिंटैक्स हमने चेंज कर दिया यहाँ पे बस। काम इसका वही है, ये हेडर फाइल आपको सी आउट और सी इन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो आप इनपुट आउटपुट नहीं कर पाओगे। इनपुट आउटपुट के लिए होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यस सर। ठीक है। ये सर, और ये सर सी आउट जो है सर, इसमें जो डबल एरो करके सर है। जी हाँ जी, हाँ जी, ये ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, इंट्रैक्शन ऑपरेशन ऑपरेटर आपके होते हैं, इन्हें मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके सर। दीज आर द ओके सर। ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे है ना, तो हमने अपने ये देखो, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर नहीं लग रहा है आपको। यस सर, लग रहा है सर। हाँ, तो ये इसको ओवरलोड किया गया है यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट है, डिस्कस करेंगे। ओके सर। चलिए थैंक यू सर। चलिए चलिए भाई, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। जी बोलिए। सर आप सर जो ब्रेक लिए थे सर, उसके टाइम सर आप एक HTML का पेज चलाए थे सर, जिसमें कि रिमेनिंग टाइम दिखा रहा था मेरा कितना बचा हुआ है। जी जी जी। तो सर उस तरह का पेज सर हम भी एक बनाए हैं, तो सर उसको सर हम कैसे आपके तरह से क्रोम पे उसको चला सकते हैं सर? क्रोम पे क्या, आपको सिर्फ ये मैंने बना के HTML पेज बना दिया है, इसको डबल क्लिक करोगे क्रोम पे ओपन हो जाएगा, और क्या। इसको ओपन विद कर दो ऐसे, ओपन विद। सर क्रोम पे सर ओपन नहीं होता, लिखा था दिस साइट कांट बी रीच्ड, ऐसे लिखा था कुछ। कांट बी रीचेबल। हाँ सर, ऐसा कुछ। ओपन कीजिए सर, ये ओपन देखो मैंने कीजिए। ओपन कर दिया, चल गया, देखो यहाँ पे ये HTML ही तो है। राइट क्लिक करो, व्यू पे ऐसे करो, इसको व्यू पेज सोर्स करो, ये आपको दिख जाएगा जो मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। सर कितना टाइम लगा होगा सर आपको ये कोड लिखने? ये 5 मिनट लगा। ये कुछ नहीं लिखा मैंने, बस ड्रैग ड्रॉप। मैंने एक सॉफ्टवेयर था ना, ड्रीम व्यूअर, इसके थ्रू बनाया मैंने ये। ठीक है। इतना लंबा लिखने में सर तो कुछ तो टाइम लग वो गया। नहीं, ड्रीम व्यूअर ना अपने आप बना देता है आपके लिए, बस हमें यहाँ पे बॉक्स बना रहता है, बॉक्स मिला रहता है, हम ऐसे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे बनाओगे ना, 5 मिनट का काम है। अब तो हम ये सब हम डिजाइन करते भी नहीं है, ये हमारे लिए बूटस्ट्रैप करता है। ठीक है। चलिए, वो अभी आगे की बातें हैं, अभी पहले तो सी खत्म करो, सी। ठीक है। ओके कुछ सर। नहीं, फाइल का एक्सटेंशन .html रखिएगा, फाइल का एक्सटेंशन .html रखिएगा, आपने कुछ और रखा होगा मे बी। ठीक है। और ये ओपन ब्राउजर में ओपन हो जाएगा।
HTML जैसे रखेंगे सर क्रोम का वो लोगो आ जाएगा। जी 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 ठीक है। देखिए राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉट HTML ऐसे, ठीक है। ये हो गया, यस कर दो। राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड कर दो या ओपन विद, ऐसे आपने कर दिया। यहाँ पे नोटपैड लिख दो इसके अंदर कुछ बॉडी, ये HTML, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दिया मैंने एज ए सेंटर। सर यही कोड है सर, आपको सर मैसेज किए भी सर। अच्छा अच्छा, चलिए देख लेंगे हम। ठीक है, सेंटर लाइन ये आपने डाल दिया H1, ठीक है। और सर थोड़ा बस सर इसको रन सर कर दिए ना सर। जी, आगे सर देख लेते हैं। सर इसको सर क्रोम पे सर। थोड़ा सा सर उसको रन करा दीजिए ना सर जो भेजे। देखना पड़ेगा भाई, तुम्हारा इनसिक्योर पेज तो नहीं है। हम ऐसे रन करा दे अपनी मशीन पे, ठीक है। मैं कल रन कराऊंगा उसे, आज नहीं, पहले मैं देखूंगा उसमें क्या क्या है। ओके सर ओके। ठीक है, देखो ठीक है है सर। ना। देखो मैंने बनाया भी आपके सामने पे। ये पाइथन क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, मेरी आदत ही खराब हो गई है पाइथन एक्चुअली। से सर ज्यादा लगा होगा सर आपको। लगाओ नहीं इसमें, मैं मेरे ना क्या सेशन होता है, पाइथन के 8 सेशन होते हैं मेरे, ठीक है ना। ये देखो बन गया, आपके सामने बनाया मैंने, ये वो चल गया, ठीक है ना। यस सर। नॉट अ ठीक है बिग सर। डील। यस आपने सर। जो भेजा है मुझे, जस्ट अ मिनट। सर सिक्योर है सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें सर, हम बस अपने से हाँ बनाए वो सर तो उसको। मैंने देख ही लिया, टाइटल मेटा, व्यू डिवाइस मेटा, व्यू पोर्ट। अच्छा आपने व्यू पोर्ट यूज कर लिया, और कोड HTML मेल। अच्छा ये तो आपने सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है। ये आधा ही आया भाई, आधा नहीं, आधा आधा आया नहीं है ये पूरा आया नहीं है। तो पूरा भेज रहे हैं सर कुछ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपका, हाँ सी के अलावा सारा काम करवा लो आप लोग मुझसे, है। ये आपका कोड है, ठीक है ना। ये आपका आउटपुट देखो, ये तो फॉर्म का टाइप हो गया सर ये ये। फॉर्म ही तो है। यहाँ पे इन्होंने इनपुट टाइप में डेट लगाया हुआ है, यहाँ से आप डेट उठा सकते हो, ठीक है ना। चल तो यस रहा है, क्या दिक्कत है, बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका। हो सकता है सर ये अगर HTML। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार कर सकें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत